एंटीरियर नी पेन मतलब जो घुटना है दोस्तों, उसमें आगे की तरफ पेन हो रहा है। आखिर ये क्यों होता है, इसका क्या इलाज है, आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ नेक्सस डे सर्जरी सेंटर मुंबई। दोस्तों, एंटीरियर नी पेन एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो बहुत सारे यंग लोगों में आती है और ओल्डर एज में भी आती है। बड़े सारे बच्चे भी हमारे पास आते हैं एंटीरियर नी पेन को लेकर। जो बहुत अच्छे एथलीट्स हैं वो भी आते हैं हमारे पास एंटीरियर नी पेन को लेकर। तो आखिर एंटीरियर नी पेन के क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्यों हो सकता है। पहला कॉज रहता है दोस्तों कॉन्डोमलेशिया पटेली। इनिशियली जब कार्टिलेज हल्का हल्का सा डैमेज होने लगता है तो उसको कॉन्डोमलेशिया पटेली बोलते हैं, और वही अगर डैमेज ज़्यादा बढ़ जाए तो पटेलो फीमोरल आर्थराइटिस में डेवलप हो जाता है। सेकेंड इसका कॉज रहता है पटेलर टेंडिनाइटिस, मतलब जो पटेला है, जो आगे वाली आपकी बोन है, वहाँ वो टीबिया से जुड़ती है, वो टेंडन होता है पटेलर टेंडन, उसके अंदर टेंडिनाइटिस डेवलप हो जाती है। इसको रनर्स नी भी बोलते हैं दोस्तों। ये बहुत सारे एथलीट्स और रनर्स के अंदर आ सकता है और डेवलप हो सकता है। इसके अंदर भी एंटीरियर नी पेन डेवलप होता है। जो तीसरा कॉज है वो है पोस्ट सर्जिकल, मतलब आपकी नी की सर्जरी हुई है, नी रिप्लेसमेंट हो सकता है, वो ACL हो सकता है, वो PCL हो सकता है, नी की कोई और सर्जरी हो सकती है जिसके बाद आपको एंटीरियर नी पेन डेवलप हो गया है। इसके डेवलप होने के 2-3 रीज़न रहते हैं। कई बार पोस्ट सर्जिकल जो VMO है, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस, आपकी एक मसल रहती है जो आपके पटेला की ट्रैकिंग को गाइड करती है, उसकी वीकनेस डेवलप हो जाती है पोस्ट सर्जिकल, जिसकी वजह से कॉन्डोमलेशिया डेवलप हो सकता है, पटेलर माल ट्रैकिंग हो सकती है, कार्टिलेज डैमेज हो सकता है और एंटीरियर नी पेन डेवलप हो जाता है। कई बार ACL सर्जरी में अगर हम पटेलर टेंडन ग्राफ्ट ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी एंटीरियर नी पेन डेवलप हो जाता है। नी रिप्लेसमेंट करने के बाद भी एंटीरियर नी पेन बड़ा ही कॉमन समस्या है, क्योंकि जनरली नी रिप्लेसमेंट में लोग फीमर और टीबिया के सरफेस को तो बदल देते हैं, पर कई बार पटेला के सरफेस को बहुत सारे सर्जन्स नहीं बदलते हैं, क्योंकि अगर पटेला के सरफेस पे भी रिप्लेसमेंट किया जाता है तो रिवीजन के चांसेस बहुत इंक्रीज आते हैं। तो बहुत सारे सर्जन्स पटेला पे रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ टीबिया और फीमर पे करते हैं। पटेला को जो ऑस्टोफाइट्स है उसको निकाल के उसमें फेनेस्ट्रेशंस करके उसको छोड़ दिया जाता है। इस कंडीशन में भी अगर आपकी VMO वीक है तो आपको एंटीरियर नी पेन डेवलप हो सकता है। जब भी किसी को एंटीरियर नी पेन डेवलप होता है तो बहुत ज़रूरी है पता लगाना कि आखिर रीज़न क्या है एंटीरियर नी पेन है, क्योंकि सबके ट्रीटमेंट अलग है। जब पेशेंट हमारे पास आता है एंटीरियर नी पेन को लेके तो हम सबसे पहले उनके कॉजेज़ पता लगाते हैं कि आखिर आपको कॉन्डोमलेशिया है, आपको पटेलोफीमोरल आर्थराइटिस है, आपको पटेलर टेंडिनाइटिस है, आपको रनर्स नहीं है, जंपर्स नहीं है, या फिर पोस्ट सर्जिकल कोई प्रॉब्लम की वजह से आपको एंटीरियर नी पेन डेवलप हो रहा है। एक बार हमने डायग्नोसिस बना लिया एंटीरियर नी पेन का, उसके बाद आता है ट्रीटमेंट पार्ट। दोस्तों, जो पहली समस्या थी कॉन्डोमलेशिया पटेली या पटेलोफीमोरल आर्थराइटिस, उसका जो इलाज होता है वो चालू होता है एक्सरसाइजेज के साथ। हम VMO एक्सरसाइजेज इनिशिएट कराते हैं पेशेंट में, क्योंकि मोस्ट कॉमनली इनमें VMO वास्टस मीडियलिस ऑब्लिगस मसल्स की वीकनेस होती है। बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप VMO एक्सरसाइजेज करें, आप एक अच्छी नी स्लीव पहन के एक्सरसाइजेज करें जिसके ऊपर सिलिकॉन का रिंग रहता है। वो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि VMO क्वाड्रिसेप्स का ही पार्ट है। क्वाड्रिसेप्स की ओवर एक्टिविटी और VMO वीकनेस ही एक कॉज है जिसकी वजह से आपको कॉन्डोमलेशिया डेवलप हुआ है। तो अगर आप किसी भी सपोर्ट के बिना VMO एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी समस्याएं बढ़ जाती है, पेन बढ़ जाता है और आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप नी स्लीव लीजिए एक अच्छी, जिसमें सिलिकॉन का रिंग होता है जो VMO की तरह एक्ट करती है, और उसके बाद ही आप VMO एक्सरसाइजेस कर पाते हैं। ये चीज़ आपके डैमेज को बढ़ने से बचाएगी। पर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कार्टिलेज के अंदर हीलिंग पावर बहुत कम होती है। डैमेज बढ़ने से बचेगा, बट जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है उसका क्या, वो एक्सरसाइजेज से ठीक होना मुश्किल है। इसके लिए फिर PRP या ACP के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। PRP या ACP में रीजनरेटिव पावर होती है बॉडी की। ये PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या ACP ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा आप ही के ब्लड से बनाया जाता है। आपके ब्लड में से हम प्लेटलेट और प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो हम आपके नी में इंजेक्ट करते हैं जो कार्टिलेज को रीजनरेट करते हैं। मल्टीपल रिसर्च ऑल ओवर वर्ल्ड से बिल्कुल प्रूव है कि वो कार्टिलेज रीजनरेशन होता है अगर आप इनिशियल स्टेज में आते हैं तो। वहीं अगर आपके सेकंड कॉज आता है जिसके अंदर पटेलर टेंडिनाइटिस है, तो इसके अंदर भी इनिशियली एक्सरसाइजेज आपको पटेलर टेंडिनाइटिस के लिए एक्सरसाइज दी जाती है। इसमें पटेलर टेंडिनाइटिस मसाजेज आती है, कुछ स्ट्रेचिंग्स आती है, और सेंट्रिक मोड में आपको अपने क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन करना पड़ता है, पर्टिकुलरली पटेलर टेंडिनाइटिस को ठीक करने के लिए। कई बार बहुत सारे एथलीट सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं,
जो लोग एक्सरसाइज से ठीक नहीं होते उनके अंदर पटेलर टेंडन में जो डैमेज है उसको भी हम पीआरपी या एसीपी से हील कर सकते हैं। सो इसके अंदर पटेलर टेंडन के अंदर आपके इंजेक्शन लगाया जाता है लोकल एनेस्थीसिया से, और पेनफुल नहीं है प्रोसेस, ईजी है। आप ओपीडी में आते हैं, 10 मिनट में आपका पीआरपी बन जाता है या एसीपी बन जाता है, और कुछ समय में 10 मिनट उसको लगाने में लगते हैं। सो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का प्रोसेस है, एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप ओपीडी में आते हैं और पेन फ्री ही आप ओपीडी से जाते हैं। हर हीलिंग में कुछ टाइम लगता है दोस्तों, तो पीआरपी और एसीपी की इंजेक्शन के बाद भी 4 to 6 वीक्स लगते हैं कंप्लीट हीलिंग आने में, और हीलिंग तभी आती है जब आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं। थर्ड कंडीशन आती है पोस्ट सर्जिकल। तो पोस्ट सर्जिकल थोड़ा डिफिकल्ट रहता है दोस्तों, इसके अंदर पहले पता लगाना पड़ता है कि आखिर पेन क्यों डेवलप हो रहा है, और उसके हिसाब से ही हम एक्सरसाइज शेड्यूल या कुछ और ट्रीटमेंट ऑप्शंस लोगों के बनाते हैं कि हाँ ये करने से आप ठीक हो सकते हो। पर ऐसी बात नहीं है, ठीक आप हो सकते हो, बस अच्छे डायग्नोसिस और अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कई बार कार्टिलेज डैमेज काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके अंदर एसीपी पीआरपी भी काम नहीं करता। तो और बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों कार्टिलेज रीजनरेट करने के, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला तरीका आता है बोन मैरो कॉन्सेंट्रेट। तो बोन मैरो कॉन्सेंट्रेट आपके बोन मैरो इलाइक क्रैश से हम बोन मैरो निकालते हैं, उससे हम स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। स्टेम सेल्स में पीआरपी से ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उसमें ज़्यादा मेसेंचाइमल सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें रीजनरेशन की पावर और कार्टिलेज सेल्स में कन्वर्ट होने की पावर ज़्यादा होती है। सो उसको फिब्रिन क्लॉट में मिला के आपका जो कार्टिलेज डिफेक्ट है, अगर वो ग्रेड 3 या 4 कार्टिलेज डिफेक्ट आ गया तो उसमें आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा वहाँ पे भरा जाता है। सो ये एक ऑपरेटिव प्रोसीजर हो जाता है। इसके साथ साथ ग्राफ्ट नेट कर सकते हैं। ग्राफ्ट नेट में हम आपके नी से कार्टिलेज के छोटे छोटे पीसेज निकालते हैं, और वो जहाँ पर डैमेज है वहाँ पे फिब्रिन क्लॉट और पीआरपी के साथ उसको चिपकाया जाता है डैमेज के ऊपर। कॉन्ड्रो मैट्रिक्स आता है, कोलेजन मैट्रिक्स आता है, हम कार्टिलेज ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हम एसीआई कर सकते हैं, ऑटोलोगस कार्टिलेज इम्प्लांटेशन। सो बहुत सारे तरीके हैं, आर्थ्रोस्कोपिक तरीके हैं जिससे आपके कार्टिलेज डिफेक्ट को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। सबसे लेटेस्ट है नैनोस्कोप। नैनोस्कोप से हम आपका एडमिशन बचा सकते हैं। क्या मतलब है इसका, कि कोई भी आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर होता है दोस्तों, उसके लिए आपको एडमिट होना पड़ता है। एडमिशन के बाद आपको ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है, वहाँ पर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया में वो प्रोसीजर किया जाता है। क्योंकि जो आर्थ्रोस्कोप होता है, जो सर्जिकल प्रोसेस होता है, उसके अंदर थोड़े मोटे आर्थ्रोस्कोप होते हैं, थोड़ा चीरा लगाना पड़ता है। आजकल नैनोस्कोप आ गया है। नैनोस्कोप में दोस्तों सिर्फ आगे निडल रहती है, तो आपको इंसिजन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ओपीडी में ही नैनोस्कोप से आपके नी के अंदर हम एक छोटी सी सिरिंज डालते हैं जिसके आगे कैमरा लगा होता है, बिल्कुल पतली सी। उसके लिए सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है। दोस्तों नैनोस्कोप के प्रोसीजर में आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ओपीडी में आते हैं, ओपीडी में आने के बाद हम नैनोस्कोप से आपके नी में एक छोटी सी सुई से मैं लोकल एनेस्थीसिया देता हूँ, आपको बेहोश नहीं करते, सिर्फ आपके नी के अंदर एक छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो थोड़ी सुन हो जाती है। उसके बाद नैनोस्कोप उसमें इंसर्ट किया जाता है नी में, बिल्कुल पतला इंस्ट्रूमेंट होता है सुई की तरह, तो उसमें कोई चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसमें टाँके लगाने की ज़रूरत है। नैनोस्कोप से हम देख पाते हैं कि आपका कितना बड़ा डिफेक्ट है, कहाँ डिफेक्ट है, और उस डिफेक्ट को हम फिल कर सकते हैं कॉन्ड्रो फिलर इंजेक्शन से या फिर बोन मैरो कॉन्सेंट्रेट के इंजेक्शन से। सो दोनों ही प्रोसेस में कोई टाँके नहीं लगते, दोनों ही प्रोसेस ओपीडी में होते हैं, और 15 से 20 मिनट में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। 1-2 घंटे आप हमारे सेंटर पे रेस्ट करते हैं, क्योंकि एकदम से आप उस नया जो फॉर्म करा है हमने कार्टिलेज का मैट्रिक्स, उस पर एकदम से प्रेशर नहीं डाल सकते। उसके बाद कुछ समय तक आप वॉकर पे चलते हैं, लगभग 6 वीक तक, क्योंकि प्रेशर देना अलाउड नहीं होता। पर सारे पेशेंट वॉकर से नहीं चलते। अगर आपके टीबिया या फीमर में कार्टिलेज डिफेक्ट है तो आपको वॉकर से 6 वीक्स तक चलना पड़ेगा, आप वज़न नहीं दे सकते। अगर आपके पटेला में कार्टिलेज डिफेक्ट है तो वॉकर जल्दी छूट जाता है, क्योंकि जब आप प्रेशर देते हैं तो पटेला पे प्रेशर नहीं आता, उसमें नी की बेंडिंग हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन मैंने कहाँ के कार्टिलेज डिफेक्ट को करेक्ट किया है, वॉकर कितने दिन तक रहेगा वो डिसाइड किया जाता है। पर हाँ, आज की तारीख में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके लिए आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं है अपने कार्टिलेज डिफेक्ट को ठीक करने के लिए। नैनोस्कोप से विदाउट एडमिशन, विदाउट इंसिजन, विदाउट स्टिचेस के हम कार्टिलेज डिफेक्ट्स को ठीक कर रहे हैं और एक पेशेंट को बेहतर ज़िंदगी दे रहे हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अगर आपके एमआरआई में कुछ इस तरह का लिखा हुआ है कार्टिलेज डिफेक्ट या आपको एंटीरियर नी पेन है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमें अपनी समस्याएं भेज सकते हैं, आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं, और उसकी स्टडी करने के बाद हम बताएंगे कि सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए। और इसमें कोई फ़ीस इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ कंसल्टेशन।